शुरू में जब ये 30 जनवरी को इन्होंने किया तो हम लोगों ने अपने शहर में भी एक शांति सद्भाव यात्रा निकाला और उसका स्लोगन था कि गांधी हम सब में जिंदा है और तेरे कातिल शर्मिंदा है। 3 लोग इस देश में, किसान, मजदूर और बुनकर, ये तीनों देश ही नहीं दुनिया के मतलब सृजनहार हैं, पालनहार हैं और सबसे बुरे हाल में इस समय है कि अब पूरी दुनिया में श्रम के शोषण की सबसे बड़ी अगर बाजार कोई बन गया है तो वो भारत है। ये यात्रा अभी यहाँ से आगे बढ़ेगी, जौनपुर होते हुए, अयोध्या होते हुए और फिर कुशीनगर तक जाएगी जी। इस बीच में आपका भी क्षेत्र किसी न किसी रूप में पड़ेगा जी जी। तो उन जगहों पर जब यात्रा जाएगी तो किस स्थानीय मुद्दे को आप लोग वहाँ उठाने की कोशिश करेंगे? ये जो धार्मिक उन्माद का और सांप्रदायिकता का जो फुट डाल दिया है, और ये हम सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि पूंजीवाद की सुरक्षा का ये उपाय है। यात्रा है, एक महत्वपूर्ण यात्रा है और बड़ी यात्रा इसको इसलिए माना जाना चाहिए कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ एक यात्रा के जरिए से जनता की दुख दर्द को जानने की कोशिश भी हो रही है जी। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग बहुत नहीं हो पा रही। जी जी। लोग फेसबुक पर थोड़ा बहुत डाल देते हैं लेकिन इसके जो मिले हुए अनुभव हैं जी, वो अनुभव तो बहुत ही मार्के के हैं जी और उन पे बात होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। तो कैसे एक वैकल्पिक मीडिया का कैसे बनारस में गर्मी बढ़ रही है और दूसरे जगहों पर भी गर्मी बढ़ रही होगी, लेकिन बनारस शिवरात्रि के बाद अलग तरीके से गर्म हो रहा है। अब जनता गेहूं की कटाई में लगेगी, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और किसानों को पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, कैसी फसल होगी। ये उन लोगों की भी चिंता का विषय है जो किसान पारंपरिक तौर पर नहीं है लेकिन किसानों के बीच वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही मऊ जिले में रहने वाले और उत्तर भारत के प्रमुख किसान कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद मूर्ति हिमांशु कुमार जी की यात्रा का स्वागत करने के लिए बनारस में मौजूद हैं और कभी ऐसे ऐसे उपक्रम स्वयं अरविंद जी करते रहते हैं। वे तमाम सारी सद्भावना यात्राओं और न्याय यात्राओं के साक्षी भी रहे हैं, उसके सहभागी भी रहे हैं। अरविंद मूर्ति जी अभी लहरतारा में कबीर प्राकट्य स्थल तालाब के पास खड़े हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वे बताएं कि हिमांशु कुमार जी की यात्रा को लेकर उनमें क्या उत्साह था कि वे मऊ से बनारस चले आए। देखिए, हिमांशु भाई से रिश्ते तो बहुत पहले से हैं, लेकिन इस यात्रा के संयोजन में हम लोगों की कुछ भागीदारी होनी थी और वो शुरू में जब ये 30 जनवरी को इन्होंने किया तो हम लोगों ने अपने शहर में भी एक शांति सद्भाव यात्रा निकाला और उसका स्लोगन था कि गांधी हम सब में जिंदा हैं और तेरे कातिल शर्मिंदा है, और हम सड़कों पे निकले इनके समर्थन में ही। तो इसलिए एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी और अभी हम लोग एक श्रमिक सम्मान यात्रा, अखिल भारतीय श्रमिक सम्मान यात्रा पूरी की है 25 फरवरी को, जो 4 फरवरी से दीघा से शुरू हुई थी और करीब बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में वो 17 तारीख को कुशीनगर में प्रवेश की। तो कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर होते हुए लखनऊ और फिर वहाँ से सीतापुर, शाहजहाँपुर भी हम गए। अशफाकुल्ला की, रोशन सिंह की मज़ारों पे गए, उनसे मिलते हुए अपना वास्ता करते हुए बरेली 25 को हम लोग वहाँ एक बड़ा जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए और हमारी मांग थी कि जो श्रमिक सम्मान निधि जारी करे सरकार, जो 30 करोड़ ई श्रम कार्ड धारकों का उन्होंने पूरा डाटा रखा है अपने पास और फंड भी है, बजट का -1% भी अगर देंगे तो 29 करोड़ लोगों को 5,000 रुपया महीना जो सम्मान, किसान सम्मान निधि ये देते हैं वो नाकाफ़ी है और उसकी 500 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है उस किसान को, मतलब उसका चाय भी नहीं होगा, न उसकी दवा होगी। तो सम्मान निधि को भी सम्मान बढ़ाया जाए, किसानों का भी। और जब आप किसानों को दे सकते हैं जिनके पास कुछ खेती बाड़ी है, तो वो मजदूर जिसके पास सिर्फ श्रम है उसको आप, और रोज़ आए दिन काम नहीं मिलता। हम सैकड़ों लेबर अड्डों पे गए और ये बातें उनसे होती थी, उनके वो जो सारे सवाल हैं कि भाई आप हज़ारों करोड़ रुपया शेष का वेलफेयर बोर्डों में जमा करके रखे हुए हैं, लेकिन अपने चुनावी फ़ायदे के लिए तो चुनाव से पहले कुछ 500-1000 आप भेज देते हैं
और ये आप लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश करते हैं इन रुपयों को बेच के। तो उन मजदूरों में ये चेतना जगाना कि भाई आपका हक है। अच्छा अरविंद भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। और सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि है, वो सरकार के रहमो करम की निधि बन गई है जी और उसमें क्या सम्मान है किसान की? 500 रुपए में क्या सम्मान? आपने कहा भी कि उस जी चाय के लिए बिल्कुल, वो मुश्किल नहीं नाकाफी है, वो तो नाकाफी कम है। से कम अगर यह आंदोलन, अगर सम्मान निधि ही मिलना है जी तो एक किसान को कम से कम 20,000 रुपए महीने मिलने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल पैसे की कमी भारत में नहीं है। नहीं है, नहीं। भारत किसी जमाने में सोने की चिड़िया नहीं थी, अब रुपए की चिड़िया है। जी जी और बीजेपी तो एकदम रुपए का बाज हो गया है। जी 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 तो कहने का मतलब यह है कि किसानों को 20,000 रुपए महीने के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट किए जाने की जरूरत है। एक तो यह चीज। दूसरी चीज, मजदूरों के पास काम नहीं है तो मजदूर इस वित्तीय सरकार से, जो कि वित्तीय घोटालों और घपलों और लूट में शामिल है, जीएसटी के नाम पर और दूसरे तमाम सारे मदों से पैसा लेकर और टैक्स लेकर, और उसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं और ज़मीनों पर कब्जा करके वो पैसा जो जुटा रही है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद हो, चाहे भारत के और तमाम सारे राज्यों के राजस्व परिषद हो, सब जो है ज़मीनों को लूट रहे हैं। पैसा जी बहुत है। जी तो मजदूरों को भी एक लगातार उनको पैसे देने की जरूरत है। काम दो चाहे मत दो, ये सवाल होना नहीं, चाहिए देखिए क्या? ये प्रमुख सवाल है। देखिए, दो तीन लोग इस देश में, किसान, मजदूर और बुनकर, ये तीनों देश ही नहीं दुनिया के मतलब सृजनहार हैं, पालनहार हैं और सबसे बुरे हाल में इस समय है। और भारत में तो उन्हीं पर सारा हमला है कि अब पूरी दुनिया में श्रम के शोषण की सबसे बड़ी अगर बाजार कोई बन गया है तो वो भारत है। और उसको ये जो मौजूदा सरकार है, और पिछली सरकारें भी करती नहीं हैं, लेकिन थोड़ा जो हम लोग वो शर्म महसूस करती जी है। अपने पहले के नेताओं और लोगों से सुने हैं ना कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है, तो उनके पास कुछ लाज बची हुई थी। लेकिन ये लोग बिना लाज और लोक के बचे हुए लोग हैं, बेशर्म लोग हैं और क्रूर लोग हैं, असंवेदनशील हैं। संवेदना इनके अंदर बची नहीं है। नहीं तो इनके पास न शब्दों की मर्यादा है, माने मर्यादा, संवेदना, नैतिकता, ये सारे शब्द इनके लिए बेमानी है। तो हिमांशु भाई के साथ जो चीज़ें हो रही हैं कि वो एक व्यक्ति के तौर पे ही, लेकिन एक संस्थान बन गए हैं कि लगातार अपने मतलब जद्दोजहद के साथ ऐसे सवालों पे टकराते हैं। तो वो हम लोगों के एक बड़े भाई के तौर पर प्रेरणा के साथी हैं, इसलिए उनके इस पूरे कारवा में हम जितना अपना सहभाग दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये समझ है कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है इस देश का, उसको एक नए फॉर्मेशन में ले जाने की ज़रूरत है। ये जो संकट है किसान आंदोलन का, वो ये फंसा हुआ है कि देश का जो बहुत बड़ा मध्यम वर्ग और भूमिहीन मजदूर जो है, वो उन किसान आंदोलन की मांगों के साथ अपने को नहीं जोड़ पा रहा है। क्योंकि जैसे ही एमएसपी बढ़ेगी, बाज़ार में जो महंगाई बढ़ेगी, उसके साथ उसकी सबसे ज़्यादा मार उन मध्यम वर्गीय और भूमिहीन मजदूरों पे पड़ेगी। तो उनको लगता है कि, और सरकारें जैसा नैरेटिव बनाती हैं कि एमएसपी बढ़ाने से महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम लोग ये मांग करते हैं, हमारी समझ ये कह रही है कि अगर इस आंदोलन को व्यापक होना है और मजदूर, भूमिहीन और मध्यम वर्ग को अपने साथ जोड़ना है, तो एमएसपी पर खरीदी गई फसलों से उत्पादित खाद्य वस्तुओं की एमआरपी भी तय होनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि 23 रुपये किलो का एमएसपी का गेहूं, और वो आटा बनते ही, ये बाबा जो व्यापारी बाबा है उसका तो बताते हैं लोग कि पतंजलि का आटा 60 रुपये किलो है, और आईटीसी या आशीर्वाद वगैरह का भी कोई भी 50 से ज़्यादा नहीं है। तो 1 किलो आटा, गेहूं को आटे में बदलने में दूना उसकी मूल्य हो जाना, यानी बाजार से भी ज़्यादा 2.5 गुना 3 गुना हो गया। ये जो कारण है, इसी से जो भूमिहीन मजदूर और मध्यम वर्ग जो है वो किसान आंदोलन के साथ नहीं जुड़ रहा है। और जो जरूर उन्होंने एक ताकत दी किसान आंदोलन ने, देश में जब एक निराशा का वातावरण था कि उन्होंने दिल्ली को घेर के और उनको हिला दिया, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसमें बड़ा भाग मजदूरों का, भूमिहीनों का और मध्यम वर्ग के लोगों का शामिल हो। तो इस सरकार का जो सांप्रदायिक धार्मिक एजेंडा है, अंध धार्मिक, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, धर्म हमारी विचारधारा कहती है कि ये निजी मामला है, तो लेकिन ये जो धार्मिक उन्माद का और सांप्रदायिकता का जो पुट डाल दिया है
और ये हम सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि पूंजीवाद की सुरक्षा का ये उपाय है। उसको जितना सुरक्षा चाहिए उतना वो धार्मिक वितंडावाद, अंधविश्वास, पाखंड और गैर वैज्ञानिक चीज़ों को बढ़ावा देगा। तो इससे आगे बढ़ने का कारवां समाज में, आम जनता में ये चेतना है। वो जिस बात से गर्वान्वित हो रहे हैं कि हम 45 करोड़ 50 करोड़ लोगों को गंगा में नहला दिए, पानी का जो सवाल है वो सब के बाद भी आम जनता की चेतना में ये बात है कि उनके रोजी रोटी, उनके शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल ये सरकारें हल नहीं कर पा रही हैं। तो ये लोग इस मुगालता में न रहे कि जनता की चेतना को ये धार्मिक वितंडावाद से, गैर वैज्ञानिक चीज़ों से, पाखंड से ढक लेंगे। इतिहास उसका गवाह है। हम कबीर की सरजमी पे खड़े हैं और कबीर इसीलिए हमारे प्रेरणादायी हैं कि उस दौर में जब कुछ भी ऐसा नहीं था, कबीर ने अपनी वाणी से, अपने कृति से इस समाज को झकझोरा है। यहाँ से हम रैदास के यहाँ जाएंगे। रैदास ने इन चीज़ों को झकझोरा है और इनके पूरे पाखंडवाद का सर्वनाश किया है। तो हमें उस जनता की चेतना में, कबीर रैदास की प्रेरणा में ये विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे और जनता अपनी मुक्ति के रास्ते के लिए आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये यात्रा अभी यहाँ से आगे बढ़ेगी जौनपुर होते हुए, अयोध्या होते हुए और फिर कुशीनगर तक जाएगी जी। इस बीच में आपका भी क्षेत्र किसी न किसी रूप में पड़ेगा। जी जी। तो उन जगहों पर जब यात्रा जाएगी तो किस स्थानीय मुद्दे को आप लोग वहाँ उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम लोग उसमें जैसे जैसे ही एक बस्ती में जाएंगे, वहाँ बस्ती भी बुनकरों का इलाका है। दरियाँ, साड़ियाँ, लुंगी, तमाम चीज़ें बनती हैं और कबीर का तो पेशा रहा है बुनकरी का, जो लहा रहे हैं कबीर, बिनते रहे हैं। तो पहला सवाल बुनकरों का और मजदूरों का, ये दो सवाल। और तीसरा जो बड़ा सवाल है कि कारपोरेट अगले चरण में जो अभी जंगलों में खनिज संसाधनों को, आदिवासियों को टारगेट करके छीन रहे हैं, अगले चरण में वो CISF और पैरामिलिट्री फोर्सेज इन मैदानी इलाकों में भी, ज़मीनों पर भी बंदूकें लेके खड़े होंगे। और क्योंकि कारपोरेट को अंततः ज़मीन चाहिए और जो ज़मीन के बड़े बड़े जो जमींदार और बड़े खेतिहर लोगों को अभी मुगालता है, जो कहते हैं कि मारा 1 बीघा बिका जाई, उनका अब अंत आने वाला है। उनको एक ये बड़ी एकता के लिए इस देश के मजदूरों, किसानों, बुनकरों, खेतिहरों, भूमिहीनों के सवाल एक गोलबंदी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अब उनसे बड़ा सामंत जो है कारपोरेट आ गया है और वो उनके सीने पे पैर रख चुका है। अगर उनको बचना है तो उनको इन सरभारा के साथ एक बड़ी एकता बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये जो यात्रा है एक महत्वपूर्ण यात्रा है और बड़ी यात्रा इसको इसलिए माना जाना चाहिए कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ एक यात्रा के जरिए से जनता के दुख दर्द को जानने की कोशिश भी हो रही है। जी। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग बहुत नहीं हो पा रही है। जी जी। लोग फेसबुक पर थोड़ा बहुत डाल देते हैं, लेकिन इसके जो मिले हुए अनुभव हैं वो अनुभव तो बहुत ही मार्के के हैं जी, और उन पे बात होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही। तो कैसे एक वैकल्पिक मीडिया का कैसे उपयोग हो? देखिए, उसमें आप जैसे लोग और तमाम मतलब मैं ये समझता हूँ कि सारे कंट्रोल के बाद सोशल मीडिया का जो प्लेटफार्म है, अभी भी मैं उसको एक सार्वजनिक संवाद का माध्यम समझता हूँ। और ये मानता हूँ कि अगर आपने कोई भी कंटेंट उसमें डाला जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, जो इस तरह के अंधविश्वास, पाखंड फैलाने वाले हैं, लेकिन उसके बरक्स आप वैज्ञानिक चेतना, राजनीतिक चेतना वाले कंटेंट भी जब डाल देते हैं तो वो इसमें तैरने लगता है। और कई बार मैंने ये देखा है कि जब हम लोग किसी अपनी विरोधी, पाखंडी, अंधविश्वासी विचारधारा के खिलाफ जब हम अपना कंटेंट डालते हैं तो वो लोग भी उस कंटेंट को अपने लोगों में भेजते हैं कि हमारे खिलाफ क्या चल रहा है, ट्रोल करो। हाँ, ट्रोल करो वाला जो मतलब भाषा है, उसको हम सकारात्मक रूप में लेते हैं। और हमें एक जिंदा उम्मीद इस दौर में, जब पूरी तरीके से कारपोरेट बड़े मीडिया संस्थानों पर और हम जैसे लोगों को उपेक्षित किए हुए है, जो आपकी पीड़ा है कि इस यात्रा का जितना होता कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठाती, अखबार और बड़े चैनल इसको लेते और इनके बहादुराना माने हिम्मत को, जैसा आप कह रहे थे कि दैत्याकार इन सड़कों पे निकलना मतलब सेना में सीमा पर जाने से भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वो उपेक्षाएं भी हमारे लिए एक प्रेरणा की स्रोत हैं कि अगर तुम हमको नहीं भी देखोगे तो हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो जज्बा है। बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जज्बा बना रहे और मैं समझता हूँ कि यह यात्रा और भी
ताकतवर तरीके से अपने समापन की ओर बढ़े और लोगों से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई, नमस्कार। शुक्रिया।